स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, नाम ही सिलेक्शन सीरीज है और इस सीरीज से आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आपका मैथ वाला पोर्शन कमजोर था तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। ये बात मैं रोज की क्लास में बोलता हूँ, बोलते बोलते मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये याद भी हो गया है। लेकिन क्या करें, ये आपके बहुत काम की चीज है बच्चों। तो आपको अच्छे तरीके से मेहनत करना है, सारी क्लासेस को देख लेना है। अगर किसी चैप्टर में स्पेशल आपको डाउट रहता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड भी मैंने क्लासेस में अपलोड की हैं। और अगर नहीं भी की हैं, आपको किसी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम जा रही है तो आप बता देना, किसी दिन उस टॉपिक पे भी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, एक बार कहीं से भी है, तो आपके लिए ये जो सिलेक्शन सीरीज है आपकी प्रैक्टिस को इतना मजबूत बना देगी कि आने वाले एग्जाम में आपको डर तो नहीं लगेगा। आप वहां जो क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको यही लगेगा कि हम सिलेक्शन सीरीज वाले क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं और आप बेहतरीन टाइमिंग के साथ सारे के सारे क्वेश्चन को सही करके आएंगे। ठीक है ना? तो चलिए उसी क्रम में देखते हैं कि आज की सीरीज में कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2025 में आया था, यहीं से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होगा आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 में। यदि ए का वेतन बी से 12% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। कई तरीके से कर सकते हो, चाहो तो प्रतिशत से भिन्न बना सकते हो और नहीं बनाना है तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो। ए है, बी है, ए का वेतन बी से अगर बी 100 है तो 12% अधिक है, यानी ये कितना है, 112 है। तो उसने आपसे ये पूछा है कि बताओ बी का वेतन ए से कितना कम है। तो भाई बी का वेतन ए से कितना कम है, 12 कम है। 12 कम है कितने पर, 112 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का, गुणा करा दो 100 का। तो अगर कटता है तो काट लो, जैसे 4 से जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 आठे 32, 4 दिया 12। फिर जाएगा, देखो 4 सत्ते 28, 4 से जाएगा अपना ये 25 बार। अब हो गया अपना ये 25 दिया, हो गया देखो 75, नीचे आ जाएगा 7, 7 से जाएगा अपना ये 7 धाम 70, शेषफल बचा 5, रखा दशमलव, हो गया 50, 7 सत्ते 49, 10.7 कुछ है, एक ही ऑप्शन में है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कहाँ आया है, देखो एनटीपीसी 2025 में आया है। तो आएगा, जो आना है वो सीखना है, बस बात खत्म। हम कितने होशियार हैं, कितना हमने लेवल से पढ़ा है, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो सबसे बढ़िया लेवल आप ही का था। ठीक है ना? चलिए, एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है। कब आया था, एनटीपीसी 2025 में आया था। ठीक है ना? अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे आने हैं वैसे हैं। 70% अधिक मूल्य अंकित करता है, किससे, लागत मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है तो 100 का 70%, 70 ही होगा, अंकित करता है मतलब 170 अंकित करता है। अंकित मतलब मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। और फिर उसने बोला है यदि उसे 53% के लाभ पर बेचता है तो लाभ हो या हानि हो, किस पर होती है, लाभ हानि होती है क्रय मूल्य पर। यानी कि 100 के 53% क्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो 53% अगर निकालोगे, 53% तो 53 ही आएगा। यानी वह वस्तु को बेचेगा कितने में बेचेगा, 153 में। तर कैसे लिख दिया आपने, उसने कहा ना कि वह वस्तु को 53% लाभ पर बेचता है, तो 100 का 53% कमाएगा। 100 का क्यों कमाएगा, क्योंकि लाभ क्रय मूल्य पर होता है और ये हमारा क्रय मूल्य है। तो उसने आपसे पूछा है x% की छूट देता है, इस x का मान बताना है। यानी कि 170 वाली वस्तु को 153 में बेच दिया है, कितने का डिस्काउंट दे दिया है, 70 का। तो 70 का नहीं, 17 का, 17 का डिस्काउंट दे दिया है। 17 का डिस्काउंट दिया है कितने पर, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर, यानी 170 पर। देखते ही समझ जाओगे कि ये इसका 10%। लेकिन जिन्हें नहीं आता है तो ये देखो, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। शून्य से शून्य चला जाएगा, 17 से 17 चला जाएगा, बच गया क्या, 10%। तो x का मान, यानी x% की छूट देता है जिसका मान है 10%।
ठीक है ना। चलिए, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। धारा की चाल कितनी होगी? देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आसान है, कहीं ऐसा ना हो कि किन्हीं बच्चों को नहीं आता हो और वो ऐसे मतलब हल्के क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे आप छोड़कर आ जाओ। तो धारा की दिशा में जो चाल होती है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ। और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होती है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है ना। तो कभी भी धारा पूछे आपको डीएस में से यूएस घटा देना है। 46 में से 36 गया, बच गया 10, और हमेशा इसका कर देना है आधा। तो 10 का आधा हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा? 5। आ गई अपनी धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछता तो डीएस और यूएस दोनों को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल आ जाती है। चलिए, और भी कई तरीके के हमने क्वेश्चन नाव धारा के इसमें देखे हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज में। ठीक है ना। अगर ये इस टाइप के नहीं आएंगे तो उस टाइप के आएंगे जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक। सचिन के 7 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 76 है। अंग्रेजी को छोड़कर 6 विषयों में उसका औसत 70 है। अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले? यानी कि वो कहना चाह रहा है कि 7 विषयों का अगर औसत देखोगे तो 76 है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी विषय को हटा देते हैं तो औसत हो जाता है 70। यानी अगर अंग्रेजी में भी 76 मिले होते अंक और 76 ही आप हटा देते तो ना औसत बढ़ता ना घटता, लेकिन औसत घट गया है क्योंकि हटाई गई संख्या 76 से ज्यादा है। यानी अंग्रेजी के जो अंक हैं वह ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं? इतने ज्यादा हैं कि औसत को किया है कितना कम किया है? 6। पहले औसत हुआ करता था 76, आज है 70, यानी कि औसत कम हुआ है कितने से? 6 से। औसत मतलब हर एक में 6 की कमी हुई है। और विषय कितने बचे हैं? 7 थे, एक हटा दिया है तो विषय बचे हैं 6, यानी कि 36 की और कमी हुई। तो 6 ही 6 यहाँ आ गया 36, तो 76 तो हटे ही हैं, 36 और हट गए, तो अंग्रेजी के जो नंबर है टोटल कितने हो गए? 6 6 12, 1 7 3 10 और 1 11। तो अंग्रेजी विषय के नंबर हैं 112, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, जैसे हम वो शिक्षक वाला क्वेश्चन करते हैं ना, अध्यापिका वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर व्यास और 12 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन ज्ञात कीजिए। तार, भाई तार क्या होता है? तो तार आपने देखा होगा इसी टाइप का तो होता है तार, मतलब पतला सा तार देखोगे तो वो तार होता क्या है? तार कौन सी आकृति है? तो तार का जो टुकड़ा होता है वो एक बेलन है, गोल होता है, उसके नीचे गोल, ऊपर गोल। तो जिसका आधार और ऊपरी हिस्सा गोल है, घूमी हुई आकृति, वो क्या है? वो बेलन ही तो है। तो एक जो तार होता है वो क्या होता है? बेलन होता है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो आज समझ ले। जैसे तार हो गया बेलन है, कोई सिक्का हो गया बेलन है, उसका आधार कैसा है? देखो गोल ही तो है ना, वृत्ताकार है ना, बस। तो ऐसी आकृति को जो गोल है और उसमें हाइट शामिल हो जाती है वो क्या क्या होता है? वो होता है अपना बेलन। तो तार क्या है? एक बेलन। तो हमें बेलन का आयतन बताना है। और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? देखो आपको याद करा ही दूंगा मैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। मैं सिर्फ आपको बेलन का आयतन याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको हर 3D मतलब जो शेप होते हैं, 3D आकृति जो भी है उसका आयतन आप और वक्र पृष्ठ देखते ही बता पाओगे। कैसे? किसी भी आकृति का आपको आयतन चाहिए है, मेरे साथ बोलो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल क्यों सर, परिमाप क्यों नहीं? अरे भाई आयतन क्या होता है? जिसमें हम पानी भर सकते हैं, पानी भरने की क्षमता को आयतन बोलते हैं। किसी भी आकृति में, जैसे मान के चलो ये गिलास है, ये अपना गिलास है, ये यही तो बेलन है, बेलन के आकार का है। तो इसकी जो तलहटी है वो कैसी है? गोल है। अब जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो पानी फैलेगा कहाँ? परिमाप पर, कि पूरे क्षेत्रफल को कवर करेगा। तो पूरे क्षेत्रफल को, पूरे गिलास में पानी है, सिर्फ बाउंड्री पे थोड़ी पानी है, बाउंड्री को बोलते हैं परिमाप। ठीक है ना। तो पानी जब इसमें अपन भरते हैं तो पहले वो किसको गीला करेगा? क्षेत्रफल को, और साथ में ऊंचाई को। इसलिए किसी भी आकृति का आयतन हो, आपको बोलना है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार पे अगर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार पे अगर वर्ग है, जैसे घन, घन वो क्यूब बनाते जो, उसका आधार जो होता है वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। घनाभ जो होता है वो आयताकार कमरा होता है,
तो नीचे उसके आयत है, आयत का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। किसी भी आकृति का आयतन चाहिए है, उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वक्र पृष्ठ चाहिए है तो आधार का परिमाप। वक्र पृष्ठ मतलब इस गिलास की बाउंड्री, तो ये बाउंड्री नीचे बस थोड़ी है, ऊपर भी है, तो बाउंड्री इसकी बनेगी कितनी, जितना इसका परिमाप होगा। परि मतलब चारों तरफ, माप यानी चारों तरफ का माप, लंबाई। तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई करोगे तो किसी भी आकृति का बन जाएगा वक्र पृष्ठ, सिवाय शंकु का छोड़ के। शंकु का छोड़ के, क्योंकि शंकु एक ऐसी आकृति है जो ऊपर से ऐसी पतली हो जाती है, तो उसके आयतन में आगे आपको जोड़ना है 1/3। क्या जोड़ना है, 1/3। तो फिलहाल बात कर रहे हैं अपन बेलन की। तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार पे बना है वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसमें गुणा करा दो h का, बस। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ दिया है व्यास, और हम सभी को मालूम है कि व्यास का आधा रेडियस यानी त्रिज्या होती है, तो 14 का आधा होगा 7 सेंटीमीटर, और हाइट यानी कि ऊंचाई, जो लंबाई है वो ऊंचाई का काम करेगी, लेकिन लंबाई हमें दे रखी है मीटर में, ये यूनिट होनी चाहिए समान। तो 12 मीटर को आप सेंटीमीटर बना लो, या फिर 7 सेंटीमीटर को मीटर बना लो, जो अच्छा लगे। तो 12 मीटर को मैंने सेंटीमीटर बना लिया, यानी 1200 सेंटीमीटर। क्यों, 1 मीटर बराबर 100, 2 माने 200, तो 12 मतलब 1200। और बस यहाँ आपको वैल्यू लिखना था। पाई का मान है 22/7, आर मतलब 7 × 7 त्रिज्या, और एच का मतलब हो गया अपना यहाँ शुद्ध और शुद्ध 1200। ठीक, 7 से 7 चला जाएगा, 22 सत्ते हो जाए, 22 सत्ते हो जाएगा अपना 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और गुणा अपन को 1200 कराना ही है। 12 चौके 48, यहाँ आएगा अपना देखो 4, 12 पंचे 60 और 4 हो गया 64, 6 आएगा, 12 कम 12 और 6 18, 2 शून्य का 2 शून्य। तो अपना ये आंसर आ गया है 184,800, 184,800, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। घन सेंटीमीटर, जब भी आप आयतन बताएं तो आपको घन, यानी अगर ये सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर में ये होता है। चलिए, ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। अब जिन बच्चों को अगर आता है तो भाई वीडियो को रोक के कर लो आप, एनटीपीसी 2025 में आया है, साझेदारी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान में दे दिया जाता है तो लाभ में ए का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ आपसे पूछा है। तो सबसे अच्छे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट जान लो कि साझेदारी में जो आप धनराशि निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो आपकी पूंजी होती है व्यापार में, और अगर समय बराबर है, दोनों ने समान समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही होता है लाभ का अनुपात। तो इसमें तो समय मेंशन ही नहीं किया है, समय लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों का समय समान था। जो आपको यहाँ पे इनके व्यवसाय में निवेश का अनुपात दिख रहा है वही इनके लाभ का अनुपात है। जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। कब, हर वक्त नहीं होता, कब होता है, जब इनके द्वारा लगाया गया जो धन है उसका समय क्या हो, बराबर, दोनों ने एक ही समय के लिए इन्वेस्ट किया हो। 1 साल के लिए इसने पैसा लगाया, 1 साल के लिए इसने, 20 साल के लिए इसने, 20 साल के लिए इसने। लेकिन अगर दोनों का समय अलग अलग है तो फिर क्या होगा लाभ का अनुपात, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय लाभ का अनुपात होता है। लेकिन अगर समय समान है कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें समय लिखा नहीं है, मतलब पूंजी का अनुपात ही किसका अनुपात होगा, लाभ का। तो ए का लाभ है और बी का लाभ है 8 और 5, लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात लिखी है कि पहले जो कुल लाभ हुआ उसका 35% दे दिया इन्होंने दान में। तो अगर इनको 100% लाभ हुआ होगा और इन्होंने 35% दान में दे दिया है, तो फिर बचा कितना है, 65, यानी इस 65% में से इन्होंने बांटा होगा। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हाँ सही है। यानी कि ए का हिस्सा है उनके हिसाब से 7,770, अपने हिसाब से ए का हिस्सा है 8। चाहिए क्या, चाहिए क्या, कुल, तो कुल है 13, कुल है 13। लेकिन आप एक बात भूल गए कि ये जो 7770 रुपए हैं, ये कितने प्रतिशत की वैल्यू थी, 65।
तो 7770 रुपये जो है वो 65% की वैल्यू थी, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया 65 के 65% की वैल्यू है 7770, उसमें से 8 हिस्से बांटे हैं, ये 8 की भी वैल्यू है और 65% की। लेकिन हमें चाहिए है कितने प्रतिशत की वैल्यू, कुल लाभ, यानी कि बिना दान किए, जब दान नहीं किया था जब तक का लाभ चाहिए, यानी हमें 100% की वैल्यू चाहिए। प्रतिशत प्रतिशत दोनों जगह था इसलिए मैंने नहीं लिखा, अब बस आपको काटना है। 7770 अपने हिसाब से 8 चाहिए 13, लेकिन दूसरी बात 35% दान कर दिया था, बचा कितना है 65, तो ये 65 की वैल्यू है, 65 की नहीं चाहिए, यही हमें वैल्यू चाहिए है 100 की, इसलिए मैंने 65 नीचे लिखा, गुणा में 100 लिख दिया। अब बस हमें करना है काटा पीटी यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे 13 एकम 13, 13 पंचे 65, ठीक है ना, 13 पंचे 65 हो गया। और अपना ये जाएगा 5 से, देखो चला जाएगा, 5 दूनी 10, उनमें का 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो गया ना। अब बस इससे 2 से आपको कैंसिल करना है, 2 तिया 6, बचा 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, बस गुणा करा दो, 55 25, 2 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 5 अट्ठे 40 और 4 44, यहाँ आएगा 4 5 तिया 15 और 4 19, यानी 19,425 कुल लाभ था, ठीक है ना। चलिए, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 35% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए जिसका क्रय मूल्य इतना है। यानी आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है क्रय मूल्य। कैसे करेंगे इसको, तो पहले तो आपको ये जो 10% है इसकी बनाना है भिन्न। 10% का मतलब होता है 1/10, अंकित मूल्य पर, यानी नीचे वाली संख्या है अंकित मूल्य, 1 रुपए की छूट दे दी, ये क्या है भाई, डिस्काउंट का प्रतिशत है। तो 10 रुपए अगर अंकित मूल्य है, 1 रुपए उसने कम कर लिया, तो उसने 9 में वस्तु को क्या कर दिया है, बेच देता है, विक्रेता है क्योंकि कि बेचेगा, तो 9 में उसने वस्तु को बेच दिया है। उसके बाद उसने बोला है तो फिर उसे 35% का क्या लाभ आता है, और लाभ कितना होता है 35%, लाभ कितना होता है 35% का मतलब है 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 7/20, यानी कि लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। यानी 20 वस्तु का क्रय मूल्य है और 7 रुपए का अगर लाभ हुआ है तो उसने वस्तु को बेचा है 27 में, 27 है एसपी। तो हम देख पा रहे हैं कि एसपी यहाँ पे 9 बता दिया, यहाँ पे एसपी 27 बता दिया, तो भाई मामला क्या है, तो पहले आपको विक्रय मूल्य को बराबर करना है, यानी जो भी वैल्यू यहाँ आपको 2 बार दिख रही है उसको लिखना है बीचों बीच, यानी इस तरीके से आपको लिखना है। पहले आप लिख लो एमपी दिया ना, तो पहले आप एमपी लिख दो, फिर बीच में आप एसपी लिख दो और यहाँ पे लिख दो आप सीपी। तो एमपी है 10, एसपी है 9, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, एसपी है 27, देखो एसपी के नीचे एसपी, और अपना सीपी यानी क्रय मूल्य है कितना 20। तो हमें क्या करना है भाई, हमें तो एसपी को बराबर करना है, विक्रय मूल्य को बराबर करना है। और वो विक्रय मूल्य बराबर कैसे होगा, क्या हम 9 को 27 बना सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर, सिर्फ 3 का गुणा कराना है, 3 धाम हो जाएगा, देखो यहाँ पे 30, 3 नाम हो जाएगा 27, और ये 27 है ही, और नीचे कोई गुणा कराना नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा देखो 20 का 20, 3 नाम 27 बराबर हो गया, बराबर हो गया तो जोड़ मत देना, सिर्फ एक बार लिखना है, 3 नाम 27, 27 27 हो गया, और यहाँ कोई गुणा नहीं कराया 20, यानी वस्तु का मार्केट प्राइस जो है वो 30 है, क्रय मूल्य है 20, और जो भी पूछे सारे अनुपात है, यहाँ से आप लाभ भी बता सकते हो, बट्टे की राशि बता सकते हो, सारी चीजें उनके हिसाब से क्रय मूल्य है 626, अपने हिसाब से क्रय मूल्य है 20, चाहिए क्या है, अंकित मूल्य चाहिए है, कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, यानी अंकित मूल्य पूछा है, वैल्यू बतानी है 30। शून्य से शून्य 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2 तिया 6, 300 तिया 900, 13 ती 39, 939 हमारा आंसर होगा। कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है, इस तरीके से करना है। चलिए, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो 27 वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगी, यहाँ देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, उसने लिख दिया है, एक राशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, यह राशि है क्या, ये है अपना मूलधन, एक से हो गई, एक से हो गई, कितने गुना हो गई, 5 गुना हो गई, यानी 5 हो गई,
1 का 5 गुना 5 होगा, ये हो जाती है, ये क्या होता है, ये मिश्र धन होता है। अब हो कैसे जाती है भाई राशि, ये बढ़ कैसे जाती है भाई, चना थोड़ी है कि पानी में डाल दिया तो फूल जाएगा भाई, ये राशि है, 1 रुपए की राशि 5 हो गई, तो कैसे हो गई, क्योंकि इसे मिला है ब्याज, और ब्याज कितना मिला है 4, और ये 4 रुपए का ब्याज मिला है कितने वर्षों में, तो उसने कहा है 12 वर्षों में। ये बातें लिखी हैं आपके अपने क्वेश्चन में, वही बात मैंने लिखी, कोई फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है। उसने कहा है कि 27 वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगी, तो मैंने कहा भाई कि जब मैंने 4 मतलब 12 वर्ष में, क्या पूछा है, 12 वर्ष में मुझे ब्याज मिला है 4, कितने गुना हो जाएगी, ये मैं नहीं बात कर रहा हूं अभी, मैं बात कर रहा हूं ब्याज की। 12 वर्ष में मुझे ब्याज मिला है 4, तो मुझे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो जब 1 की वैल्यू निकालते हैं तो कराते हैं भाग, तो 12 वर्ष में 4 रुपए का ब्याज, तो 1 वर्ष में 4/12 का, कटता है काट लो, 4 एकम 4 दिया 12, यानी 1 वर्ष में 1/3 ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का नहीं चाहिए साहब, हमें ब्याज चाहिए है 27 का। अरे 1 की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की निकालना है तो कराते हैं गुणा, 1 पेन 5 रुपए का है, तो 3 पेन कितने के हैं, गुणा कराओगे, 5 दिया 15, 1 समोसा 10 रुपए का है, 7 समोसे कितने के हैं, 1 की वैल्यू मालूम है, ज्यादा का निकालना है, कराओगे गुणा, 10 7 70। 1 वर्ष का ब्याज है 1/3, 1 का नहीं, हमें चाहिए 27 का भाई, हम तो गुणा कराएंगे, 27 3 एकम 3 नाम 27, यानी ब्याज मिलेगा 9, तो 9 मत लगा देना उत्तर, यहां देखो, यानी कि राशि है 1, 1 पर आपको 9 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, तो 1 पे 9 का ब्याज मिलेगा तो राशि हो जाएगी 10, तो 1 का कितने गुना है, 10 गुना, 1 का कितने गुना है, 10 गुना, यानी राशि हो जाएगी 10 गुना, ऑप्शन नंबर सी। ब्याज पूछे तो ब्याज कितना हो जाएगा 9, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी समझ है। चलिए, 2 स्टेशन ए और बी 1800 किलोमीटर दूर है, एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और एक ट्रेन उसी दिन सुबह 8 बजे बी से ए की ओर 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये है अपने 2 स्थान, ये है अपना ए और ये है बी। यहां वाली जो ट्रेन 7 बजे निकली है, और यहां वाली जो ट्रेन निकली है वो सुबह 8 बजे निकली है, यानी ये कब निकली है, इसके 1 घंटे बाद। तो यहां से जो भी ट्रेन जा रही है, यहां से जो भी ट्रेन जा रही है, उसकी रफ्तार क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। और हमें जाना कितना है टोटल, तो टोटल तो हमें जाना है 1800 किलोमीटर, और पहले ये 1 घंटे चल गई है, उसके बाद वो ट्रेन भी सामने से आई है, तो पहले इसको 1 घंटे दौड़ा दो, तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी कवर कर देगी, बात समझ रहे हैं ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 100 किलोमीटर। 7 बजे निकली तो 8 बजे तक ये 100 किलोमीटर कवर कर लेगी, तो अब दूरी हमारी बच गई, अब दूरी हमारी बच गई, यहां से यहां तक की जो दूरी बच गई है वो बची है 1700 किलोमीटर, और इस 1700 किलोमीटर को अब 2 ट्रेनें कवर कर रही हैं, 100 से यहां से ट्रेन जाएगी, और यहां से भी है जिसकी चाल है 325 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब आमने सामने से ट्रेनें आती हैं एक दूसरे के सामने तो विपरीत दिशा हो गई, और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ गई, ये 325 ये 100, टोटल हो गया 425। कितना कवर करना है, 1700 किलोमीटर, किस चाल से, जुड़ी हुई चाल से, यानी कि 425 के हिसाब से, 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी 4 बार में कट जाएगा, 4 घंटे और लगेंगे, 8 से, 8 के बाद 4 घंटे और लगेंगे, 8 4 12, यानी 12 बजे दोनों की मुलाकात हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगे। देखो वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, 12 बजे, 8 बजे के बाद 4 घंटे और, तो 8 4 12, आंसर है 12 बजे। चलिए, एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी पर, ये देखो के क्वेश्चन है भाई 2024 एसएससी एमटीएस, एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसका पीछा करता है। ये है भाई पुलिस, जो अपन को है पुलिस,
और इसने इसका पीछा किया है चोर का 6 मीटर प्रति सेकंड। फिर उसने बोला है कि जबकि चोर, अब चोर ने देख लिया भाई उसको, अरे भाई ये आ गया, और इन दोनों के बीच में जो फासला है, इन दोनों के बीच में जो फासला है वो है अपना 100 मीटर का। किसके बीच में? पुलिस और चोर के बीच में। और यहां से देखा भाई चोर ने, यहां से देखा भाई किसने? चोर ने। और चोर ने भी आगे की ओर, पीछे थोड़ी आएगा भाग के कि लो भाई मुझे पकड़ लो, आगे की ओर उसने भागना स्टार्ट किया है। किस चाल से? किस चाल से? 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर चोर तेज दौड़ता, इसलिए दौड़ने जाया करो, अगर चोर तेज दौड़ता तो पुलिस वाला कभी नहीं पकड़ पाता, इसलिए तो पुलिस में क्या फिजिकल होता है। अब देखो उसमें रफ्तार, कितनी तेज रफ्तार मांग रहा है इसमें, है ना? तो उस हिसाब से आपको दौड़ना है ताकि आप भविष्य में ऐसे किसी चोर को पकड़ सको। तो चोर नहीं दौड़ पाया क्योंकि उसने फिजिकल की तैयारी नहीं की है। फिजिकल की जो तैयारी करेगा वो तो पुलिस बनेगा। तो 6 मीटर प्रति सेकंड से इसको जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हम आ रहे थे आमने सामने से, यानी विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। और समान दिशा में चालें, समान दिशा में चालें घट जाती हैं। ये 5 से भाग रहा है, ये 6 से भागा, तो 1 से भागा ना। अगर ये 6 मीटर जाएगा तो 5 मीटर वो भी तो गया, तो फिर एक ही समय में इसने सिर्फ कितना कवर किया है? 1 मीटर। तो समान दिशा में चालें घट जाती हैं, यानी पुलिस चोर को पकड़ेगी तो, लेकिन किस चाल से? 1 मीटर प्रति सेकंड। अब ये चोर कब पकड़ जाएगा? अरे भाई सीधी सी बात है, जैसे ही ये बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा ये चोर पकड़ जाएगा। सिंघम फिल्म देखी ना आपने? वो उसके बाजू में दौड़ के जाता है, फिर ऐसे करके उसको पंजा मारता है, तो बस बाजू में जाके मारेगा, यहाँ से 100 मीटर पीछे से थोड़ी मार देगा, है ना? चलिए तो जैसे ही 100 मीटर कवर हो जाएगा चोर पकड़ा जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि चोर को पकड़े जाने पर उसके द्वारा, किसके द्वारा? उसके द्वारा मतलब चोर के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो पहले आपको मालूम करना है कि चोर पकड़ा कितने समय में जाएगा। तो 100 मीटर कवर करना है, किस चाल से? 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो 1 से 100 को काटोगे भाई 100 ही तो आएगा, यानी चोर पकड़ा जाएगा 100 सेकंड में। अब इसका मतलब क्या हुआ? 100 सेकंड पुलिस दौड़ी है, 100 सेकंड चोर दौड़ा है। जहां से उसकी दूरी पूछे उसको दौड़ा देना 100 सेकंड। तो चोर को पकड़े जाने पर उसके द्वारा, किसके द्वारा? उसके मतलब चोर के द्वारा तय की गई दूरी। तो 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5, एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की निकालना है। 1 सेकंड में 5 मीटर दौड़ा है तो 100 सेकंड तो चोर भी भागा ना, तो 100 सेकंड में कितना दौड़ेगा? 5 गुना 100, 500 मीटर। चोर के द्वारा तय की गई दूरी है 500 मीटर। पुलिस ने कितनी दूरी तय की? 100 मीटर ज्यादा तय की, तो भाई इसने कितनी? 600, या फिर सीधा दौड़ा देना 6 गुणा 100, 600। ठीक है ना? चलिए चोर पुलिस का क्वेश्चन था। चलिए एक कॉलेज के 8 व्याख्याताओं में से एक व्याख्याता सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर 32 वर्ष की आयु का एक नया व्याख्याता जुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप व्याख्याताओं की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। अब औसत आयु कम कब हो जाती है? कोई व्यक्ति गया है, उसके बदले तत्काल एक व्यक्ति आ गया है। कितने लोग थे? 8। अब हुआ क्या है? एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति गया, कोई प्रोफेसर गए मान के चलो, उसके बाद एक और कोई व्यक्ति आ गया, और जो व्यक्ति आया है और उसके स्थान पर 32 वर्ष की आयु का एक नया व्याख्याता जुड़ गया, 32 का आया। अगर जितने वर्ष का व्यक्ति गया है उतने ही वर्ष का कोई व्यक्ति आता तो ना औसत बढ़ता ना घटता। ये बात आप जानते हैं। जो औसत चल रहा होता है मतलब जितने का कोई व्यक्ति चला जाए उतने का कोई आ जाए, ना औसत बढ़ता है ना घटता है। कोई आपको 100 रुपए दे जाए फिर आपसे 100 रुपए छीन जाए तो ना आपका औसत बढ़ा ना घटा। लेकिन इसमें बताया है कि जैसे ही ये परिवर्तन हुआ तो औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई। अब कम क्यों होती है? कम तब होती है जब जाने वाले से आने वाला कम हो, यानी कि जाने वाला व्यक्ति जो था वो ज्यादा था। कितना ज्यादा था? तो देखो 32 का तो आया है, 32 का तो आया है, आने वाले की वजह से वो 4 वर्ष कम हो गया औसत। लेकिन व्यक्ति कम नहीं हुए, व्यक्ति 8 थे, आज भी 8 है। 8 व्यक्ति मतलब औसत 4 से कम हो गया। औसत मतलब हर एक में 4 की कमी हुई है। और लोग कितने हैं? 8, 4 8 32, 4 8 32, यानी कि ये जो व्यक्ति है, जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्यादा थी
और आने वाले व्यक्ति की आयु कम है, तो आया कितने का है 32 का। वो कितना कम लाया है, वो कितना कम लाया है, इनसे मतलब 32, 4 8 32 का औसत कम किया है। तो जाने वाला व्यक्ति तो कैसा था, ज्यादा था। कितना ज्यादा था, 32 ज्यादा था। तो हमें जो गया है उसकी आयु बतानी है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या थी, ज्यादा थी। आने वाले व्यक्ति की आयु कम है, इस वजह से औसत कम हुआ है। तो कितनी ज्यादा थी, जितना ये कम लाया है उतनी ज्यादा थी। 32 का है, 32 कम लाया है, मतलब उसको लाना चाहिए था 64, यानी जाने वाला जो व्यक्ति है उसकी आयु है 64 वर्ष। बात को समझे ना, कॉन्सेप्ट को समझे ना। औसत कब नहीं बढ़ता है, कब नहीं घटता है, जितने का व्यक्ति जाता उतने का आता, तो ना औसत बढ़ता ना घटता। लेकिन औसत घट गया है। औसत क्यों घट गया है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति इससे कम है। कितना कम है, 32। तो ये तो ज्यादा था, तो 32 ज्यादा कर दिया, यानी 64। चलिए 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा अपनी 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह डाले जाते हैं कि वे जब 18 वर्ष की आयु में हो तो बराबर धन प्राप्त करें। यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है तो दर 5% है, तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये है अपना साधारण ब्याज का। इसी टाइप का एक क्वेश्चन किसमें होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये साधारण ब्याज का है। इस क्वेश्चन को लाने की वजह ये है कि पिछले वर्ष जो क्वेश्चन आया है, हर शिफ्ट में आया लगभग, वह चक्रवृद्धि ब्याज का था, जिसमें दोनों को समान धन मिलता था, 2 बेटों को। लेकिन ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। कहीं ऐसा ना हो एग्जामिनर ये बात जानता है कि ये फेमस क्वेश्चन रहा है पिछले वर्ष का, और बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के आएंगे, तो भाषा तो लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें दर में लिख देता है कि साधारण ब्याज है, उसमें लिख देता है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, बस इतना सा अंतर होता है। इसमें नहीं लिखा है लेकिन लिख के देगा आपको, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन इसलिए देगा क्योंकि बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो, वहां देखेंगे करेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, जो कि आंसर वहां आएगा नहीं, और बच्चे होंगे परेशान। आपको परेशान नहीं होना है, साधारण ब्याज वाला जो क्वेश्चन होता है वो आसान होता है। अब जो 18 वर्ष की समाप्ति पे इनको जो मिलना है, वो मिलना क्या है, ब्याज मिलना है नहीं, लास्ट में जो आपको बैंक से मिलता है आपका मूलधन भी मिलेगा, साथ में ब्याज भी मिलेगा। तो ऐसी राशि को जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन, यानी बराबर क्या होगा दोनों का, मिश्र धन। तो 2 बेटे हैं, एक बेटा है 12 वर्ष का, एक बेटा है 12 वर्ष का, और एक बेटा है 14 वर्ष का। तो ये हो गया बड़ा बेटा, बी फॉर बड़ा, और ये हो गया छोटा, सी फॉर छोटा बेटा। इनको पैसे कम मिलने हैं, तो इनको पैसे मिलने हैं जब ये 18 वर्ष के होंगे तब, यानी कि इसको ब्याज मिलना है 6 वर्ष का, इसको ब्याज मिलना है 6 वर्ष का, और इसको ब्याज मिलना है 4 वर्ष का, इसको ब्याज मिलना है 4 वर्ष का। तो भाई दर क्या है, 5%। तो छोटे बेटे को जो ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से, 5 छक्के 30%। लेकिन हर राशि अपने आप में क्या होती है, 100%। 100% तो ब्याज मतलब 100% तो मूलधन मिलेगा, और छोटे बेटे को 5 छक्के 30% क्या मिलेगा, ब्याज, यानी इसको मिलेगा अपने मूलधन का 130%। ठीक है ना। छोटे बेटे का जो हिस्सा होगा, वो क्या होगा, मूलधन 100 रुपए और 30% ब्याज, तो राशि मिलेगी 130%, मूलधन का 130%, बराबर बड़े बेटे को कितना मिलेगा, बी फॉर बड़ा बेटा। बड़े बेटे का हिस्सा क्या होगा, 5% के हिसाब से 5 चौके 20% ब्याज, 100% मूलधन, यानी इसको मिलेगा 120%। तो छोटे बेटे का मिश्र धन, मूलधन का मतलब 130% ब्याज और मूलधन, और बड़े बेटे को 120% मिलेगा। क्या मिलेगा, मिश्र धन 20% ब्याज, 100% है अपना क्या है, मूलधन। तो बस प्रतिशत से आपको यहां से इनके क्या मिल जाएंगे, आपको मूलधन के अनुपात प्रतिशत 0 से 0, और सी नीचे आ गया, बी गुणा में था, बराबर क्या बचा यहाँ पे 12, ये 13 का पक्षांतर करोगे नीचे आ जाएगा, सीधा रेशियो आ गया, ये छोटे बेटे का हिस्सा है, ये बड़े बेटे का हिस्सा है, और ये है किसका हिस्सा, मूलधन का, यानी मूलधन का 130% मिलना है, और इसको भी मूलधन का 120% मिलना है, वही होता है मिश्र धन। तो टोटल राशि कितनी हो गई, 25।
दोनों को मिला के राशि कितनी हो गई 25। ये मूलधन है, उनके हिसाब से 18,750। अपने हिसाब से मूलधन है 12 13 कितना हो गया 25। चाहिए क्या है, छोटे बेटे का हिस्सा, सी फॉर छोटा, छोटे बेटे का हिस्सा है 12, यानी आपको बताना है 12 की वैल्यू। 25 एकम, 25 से अपना जाएगा कितने बार, 25 सत्ते 175, 12 बच गया, 25 हो गया, 25 पंचे 125, शून्य का शून्य। तो कितना हो गया अपना यहाँ पे 12 पंचे 60, यहाँ आएगा देखो 6, 12 सत्ते 84 और 6 हो गया देखो 9, और एक शून्य का एक शून्य। छोटे बेटे का हिस्सा है 9000, और अगर बड़े बेटे का पूछे तो 18,750 में से 9000 निकाल दो तो 9750 बड़े बेटे का हिस्सा। ये मूलधन का हिस्सा है, मूलधन। छोटे बेटे का मूलधन सी है, बड़े बेटे का मूलधन है बी। तो मूलधन का 130% छोटे बेटे को मिलेगा, मिलता क्या है लास्ट में मिश्र धन, और मिश्र धन ही बराबर है बड़े बेटे को मूलधन का 120% मिलेगा। काटा पीटी कर लो, अनुपात आ जाएगा। तो ये हमारे आज के 12 क्वेश्चन हो गए। इसी टाइप का यहाँ दर के साथ लिखा नहीं है, लेकिन लिखा होता है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर ऐसा लिखा होता है ना, तभी हम वहां एग्जाम में फर्क कर पाते हैं कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो पिछले वर्ष इसी टाइप का बस साधारण ब्याज की जगह वो चक्रवृद्धि ब्याज लिख देता है, और इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में, और कई बार तो एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए हैं इस टाइप से, लेकिन वो थे चक्रवृद्धि ब्याज के। तो एग्जामिनर अगर अपना दिमाग चलाएगा तो वो ये जरूर सोचेगा कि ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ के आएंगे और मुझे उनको करना है कंफ्यूज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आया था, इस साल आएगा साधारण ब्याज का, और बच्चे करेंगे वैसे ही जैसे उन्होंने पिछला क्वेश्चन किया था, तो वैसा आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैंने आपको ये करा दिया है, तो 101% अगर वो इस टाइप का कोई क्वेश्चन लाएगा तो आपसे बनेगा। तो चलिए फिर इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और सारी क्लासेस आपको देखना है, जो भी आपको बढ़िया क्वेश्चन लगता है जो आपने अभी तक नहीं देखा उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और एग्जाम से पहले 1-2 बार उसका रिवीजन कर ही लेना है। तो मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पर आपकी मेहनत सफल होगी, और आने वाले समय में आप अपनी सफलता का परचम लहराएंगे ही। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।